जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान किया, बस ठान लिया तो ठान लिया। बिल्कुल कोई मुश्किल कोई आसान नहीं, एग्जाम बहुत बढ़िया जाएगा और बिल्कुल आसानी होते हैं। हर बार लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, आप लोग भी जस्ट एग्जाम देने वाले हो और एग्जाम में फोड़ने वाले हो। चलिए देखते हैं दोस्तों क्या क्या सवाल है। दोस्तों जितना पढ़े उस पर विश्वास रखो, ठीक है, उतना आओगे तो लिखोगे, क्या दिक्कत है। बहुत पढ़े हो आप लोग, जितना मैं पढ़ा हूँ बहुत पढ़े हो। तो चलिए देखते हैं सवालों को और इसको एक बार देख लीजिए, इससे काफी सारे सवाल आप लोग एग्जाम में बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों फटाफट से मैं आप लोग एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, फटाफट से बोल के, ठीक है। ज्यादा आप लोग यहाँ समझाऊंगा नहीं, सिर्फ रिवीजन कराऊंगा तो आप लोग जो है यहाँ पर याद हो जाए। पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद में एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता इनमें से किसके द्वारा जुड़ी होती है। समान संस्कृति, समान इतिहास, भाषा और लोक परंपरा, सभी हो जाएगा दोस्तों। इनमें से सभी के द्वारा जुड़ी होती है, सभी में समान होती है, इनमें से सभी हो जाएगा। जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले बिस्मार्क कहाँ के चांसलर थे। दोस्तों बिस्मार्क जो थे वो प्रसा के चांसलर थे, इसलिए दो का जो होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट देखिए अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल बोल रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। दोस्तों उन्होंने जो आंदोलन का नेतृत्व किया था वो था बारदोली आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत क्यों आया। दोस्तों तो भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए, भारत में जो नया संविधान बनता उसका उसी को देखने के लिए आया था साइमन कमीशन 4 का ए, जिसका भरपूर विरोध हुआ था क्योंकि उसमें एक भी भारतीय को नहीं रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता है था। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग क्या, जी हाँ, रेशम मार्ग, यानी 5 का जो हो जाएगा सॉरी हाँ, इसका रेशम मार्ग या फिर बोल सकते हो ये सिल्क रूट भी बोलता है इसको। गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया। दोस्तों तो किसने किया था वो देख लीजिए, इसका सही उत्तर हो जाएगा फोर्ड, हेनरी फोर्ड। तो हेनरी फोर्ड कहाँ का कंपनी था, अमेरिका कंपनी था, ठीक है। नेक्स्ट डॉन ऑफ द सेंचुरी चित्र में किसका महिमा मंडन है। तो 7 का सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा औद्योगिकरण का महिमा मंडन है, यही सही उत्तर है। संगीत दोस्तों नहीं होगा, याद रखना औद्योगिकरण होगा, आओगे तो औद्योगिकरण को टिक करना अगर आएगा तो एग्जाम में। स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की। दोस्तों वो ऊन की कताई प्रक्रिया में वृद्धि कर दी। तो 8 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। किसकी कताई करता था, ऊन की कताई करता था। भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन के द्वारा लगाया गया था। दोस्तों भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस जो है पुर्तगालियों का लगाया गया था, पुर्तगाली आए थे तो ही लगाए थे। गैली क्या है दोस्तों, तो गैली एक धातुई फ्रेम है, याद रखना गैली क्या है, एक धातुई फ्रेम है। यदि सरकार के विभिन्न अंगों विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है तो उसे सत्ता का डैश वितरण कहा जाता है। दोस्तों जब आप लोग को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा होता है तो उसे क्या बोलते हैं, क्षैतिज वितरण बोलते हैं। और ऊर्ध्वाधर वितरण किसे बोलते हैं, जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है, समझ रहे हो, तो ऊर्ध्वाधर हो जाएगा। याद रखना दोनों में कुछ भी पूछ सकता है। भारतीय संघ में इस समय है कितने सारे राज्य और कितने सारे संघीय क्षेत्र है। तो इसका दोस्तों हो जाएगा 28 राज्य है और 8 संघीय क्षेत्र, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अश्वेत शक्ति आंदोलन। मैक्सिको ओलंपिक की कहानी अश्वेत शक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। 14वां सवाल देखिए क्या बोला, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है, मतलब छुआछूत की जो भेदभाव था उसको समाप्त कर दिया गया है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा अनुच्छेद 17 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बामसेफ निम्न में से किसका संगठन है। तो बामसेफ किसका संगठन है दोस्तों, वो सरकारी कर्मचारियों का संगठन है, ऑप्शन का बी सही हो जाएगा। भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है। तो ये चुनाव आयोग देता है। तो 16 का डी 100% परम सत्य उत्तर है, चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को मान्यता देते हैं। लोकतांत्रिक सरकार होती है, लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी भी होती है, वैध भी होती है और जिम्मेवार भी होती है, इसलिए उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नहीं आप लोग अगर लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी, जिम्मेवार, वैध सरकार कैसे होती है तुम पढ़ाया है, वो सब्जेक्टिव वाला भी इंपॉर्टेंट है, तो उस सवाल को भी देख लेना। अभी दोस्तों इसके बाद सब्जेक्टिव भी देखने वाला हूँ, चिंता मत करो। ये 40 ऑब्जेक्टिव फिर सारा सब्जेक्टिव एक शॉर्ट में रिवीजन हो जाएगा सारा चीज। लोगों को राजनीतिक सुधार लागू करने में और सशक्त बनाने वाला कौन सा अधिनियम श्रेष्ठतम है। तो उसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा सूचना का अधिकार हो जाएगा ए। निम्न में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित है। दोस्तों पंचायती राज में ही सीटें आरक्षित है, बाकी और किसी में नहीं है। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व जो किया था वो मेधा पाटेकर, नाना पाटेकर नहीं मेरे भाई, मेधा पाटेकर ने किया था। ऑप्शन बी याद रखना, नहीं तो नाना पाटेकर मार दोगे। 21 नंबर क्या है, समाप्यता के आधार पर संशोधन कितने प्रकार के होते हैं। समाप्यता मतलब जो इस प्रकार संविधान समाप्त हो जाएंगे तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय होता है, याद रखना ए हो जाएगा 2, ठीक है। नवीकरणीय और अनवीकरणीय ये भी पूछ सकते हैं क्या क्या होता है, ठीक। उत्पत्ति के आधार पर 2 होता है, जैव और अजैव। किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है दोस्तों। तो राजस्थान, देखिए महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है, राजस्थान में दोस्तों नहीं पाई जाती है।
भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन से है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा उपरोक्त सभी जी। वन्य जीव के आवास का विनाश करोगे, वन्य जीव को मारोगे, शिकार करोगे, पर्यावरण को प्रदूषित करोगे, दवानाल छिड़कोगे, तो सारे ये क्या जैव विविधता को कम ही करेगा। समझ लो, जैव विविधता मतलब जो जीवों में अंतर है उसको कम करेगा, मार देगा उन लोग को। समझ लो ये चीज। बहुउद्देशीय परियोजनाओं का कौन सा लाभ है दोस्तों? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं का लाभ क्या है? बाढ़ पर भी नियंत्रण होता है, सिंचाई भी होती है और जल विद्युत का उत्पादन भी होता है, यानी उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाय, कॉफी, रबर, भारत में क्या बोल रहा है कि भारत में धान की खेती मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? मुख्य रूप से किस फसल ऋतु में की जाती है? तो इसका सही उत्तर जल्दी से बताइए क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा आप लोगों का खरीफ फसल। चावल क्या होता है? चावल दोस्तों होता है खरीफ फसल में होता है। चावल बोलो धान बोलो एक ही बात है, ठीक है। निम्नलिखित कोयले की खानों में से कौन झारखंड राज्य में है? दोस्तों झारखंड राज्य में कौन है? तो झारखंड राज्य में आप लोगों का हो जाएगा बोकारो। बिल्कुल झारखंड में रहते हो तो जानते ही होंगे, बोकारो है झारखंड में। बाकी झारखंड में तलचर, सिंगरौली, रानी तलचर, ये सब उड़ीसा में है तलचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आधारभूत उद्योग है? तो लोहा उद्योग जो होता है ना, वो आधारभूत उद्योग होता है, ठीक है। उस पर बहुत सारे उद्योग डिपेंडेंट होते हैं। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट लगभग कितना गुना जल दूषित होता है? दोस्तों कारखाना में 1 लीटर प्रदूषित जल से कितना लीटर जल को पता कितना गुना को प्रदूषित करता है वो? तो अपना का दोस्तों 8 गुना जल को, 1 लीटर अगर है जल दूषित जल तो 8 लीटर जल को दूषित कर देगा। निम्नलिखित में सड़क परिवहन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो 30 का दोस्तों सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है। देखिए असत्य है। सड़क घर घर से आप लोग करा था, बिल्कुल घर घर सड़क जाती है, आप लोग घर तक पहुंच जाएगा। और है भी उबड़ खाबड़ भूमि पर भी बिल्कुल बनाई जा सकती है। सड़क परिवहन अन्य परिवहन के साधनों के लिए कड़ी का कार्य करता है, बिल्कुल कड़ी का कार्य करता है। जैसे आपको रेलवे स्टेशन जाता है तो जाना है तो आप लोग बस से ही जाओगे ना, सड़क से ही जाओगे तो ये कड़ी का भी कार्य करता है। रेलवे की अपेक्षा लागत बहुत अधिक है, ये गलत दिया हुआ है, लागत कम ही है रेलवे की अपेक्षा। मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना किस आधार पर करती है? तो इसका दोस्तों स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रतिव्यक्ति आय सभी हो जाएगा। लेकिन हाँ अगर ये दोनों ऑप्शन नहीं रहता तब आपका प्रतिव्यक्ति मान सकते थे, लेकिन यहाँ तीनों है तो तीनों सही उत्तर सभी हो जाएगा। इनमें से कौन भावी पीढ़ी के कल्याण को परिभाषित करता है? तो धारणीय विकास, यानी दोस्तों अपना विकास, साथ साथ में आने वाली पीढ़ी का भी विकास, तो उसे बोलते हैं धारणीय विकास। 32 का सी हो जाएगा। सलमा एक सरकारी अस्पताल में नर्स का कार्य करते हैं। सलमा किस क्षेत्र के गतिविधि में? सरकारी अस्पताल में है ना, तो सरकारी अस्पताल में है तो संगठित हो जाएगा, संगठित। वहीं अगर दोस्तों क्षेत्र की बात बोले तो तृतीय क्षेत्र में काम करता है, क्योंकि ये आप लोग का एक सेवा क्षेत्र हो गया नर्स। सेवा क्षेत्र में इनमें से किस तरह की गतिविधियां शामिल है? तो सेवा क्षेत्र में दोस्तों परिवहन, संचार और बैंकिंग, ये सारी गतिविधियां शामिल होते हैं। और भी कई सारे होते हैं लेकिन ये दिया ऑप्शन में। निम्न में से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? वस्तु विनिमय का उदाहरण क्या दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आप लोग का हो जाएगा, जी हाँ बहुत बढ़िया सवाल दोस्तों। गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, ये एक वस्तु विनिमय, मतलब एक वस्तु दी है दूसरे वस्तु ले लिए तो ये वस्तु विनिमय हो गया, ठीक है। पैसा आएगा तो वो नहीं होगा। नेक्स्ट दोस्तों, व्यापारिक बैंक के क्या कार्य है? तो इसका सभी हो जाएगा, साख निर्माण, ऋण देना, जमा स्वीकार करना, ये सारी चीज करते हैं, इनमें से सभी हो जाएगा 36 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डैश देश में उत्पादन पर नियंत्रण होता है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एक से अधिक देश में नियंत्रण होता है। आप लोग जानते हैं बहुराष्ट्र मतलब क्या, एक राष्ट्र के अलावा अनेक सारे राष्ट्रों में काम करता है ना, तो अनेक देशों में इसका आधिपत्य होगा, इसका कंट्रोल होगा, नियंत्रण होगा। फोर्ड मोटर किस देश की कंपनी है? तो आपको पहले ही बताया हम, ये अमेरिका की कंपनी है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, और इसके निर्माता कौन है? हेनरी फोर्ड है। हॉलमार्क किस प्रकार की वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाणक चिन्ह है? हॉलमार्क दोस्तों किस प्रकार की वस्तुओं में लगाया जाता है? तो हॉलमार्क याद रखना आभूषण में लगाया जाता है हॉलमार्क। और नेक्स्ट और अंतिम सवाल है दोस्तों ये ऑब्जेक्टिव का, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस दोस्तों आप लोग का 24 दिसंबर को यह मनाया जाता है, यानी 40 का जो बी नंबर है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट सब सब्जेक्टिव सवालों को रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों सब्जेक्टिव में सबसे पहला सवाल है, वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की थी? दोस्तों वियना सम्मेलन की मेजबानी जो किया था मेटरनिक ने किया था। याद रखना भारत में प्रथम आधुनिक वस्त्र मिल कब और कहां स्थापित किया गया था? तो ये दोस्तों सबसे पहला आधुनिक मिल आप लोग कोलकाता में किया गया था, जो कि 1818 में किया गया था। कहां पर किया गया था? फोर्ट ग्लास्टर के समीप में किया गया था। और ये बात करें सफल आधुनिक मिल तो वो हो गया था 1854 में मुंबई में, किसके द्वारा? क्वासजी डाबर द्वारा खोला गया था, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो दोस्तों वैसे फसल जिन्हें जून जुलाई में बोते हैं और अक्टूबर के आसपास काटते हैं। समझ लो जिसको जून जुलाई, चावल क्या है खरीफ फसल है, उसको जून जुलाई में बोते हैं ना, अक्टूबर नवंबर में काट लेते हैं तो उसे खरीफ फसल बोलते हैं। जैसे धान हो गया, धान बोलो चावल बोलो वही बात है। लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियों को लिखिए। तो लोकतंत्र की 2 चुनौतियां क्या क्या है देख लो। शिक्षा का अभाव है, मैंने शिक्षा का अभाव हो, भारत में शिक्षा की कमी है, ज्यादा लोग अशिक्षित है जिसके कारण जनता लोकतंत्र का महत्व नहीं समझती है। सामाजिक असमानता, लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक समानता जरूरी है। देश में
जाति, धर्म, ऊंच नीच का भेदभाव बहुत अधिक है। समाज के लोगों में सहयोग का अभाव है, मतलब सामाजिक असमानता है। हम लोग देश में अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो उनके बीच में मनमुटाव रहता है, तो ये लोकतंत्र के लिए लाभ नहीं बल्कि हानि ही है। ठीक है, तो इसके सामने चुनौती ही है। समवर्ती सूची के अंदर कौन कौन से विषय आते हैं दोस्तों? समवर्ती सूची के अंतर्गत आप लोग का देख लो, जिस सूची पर केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार दोनों मिलकर कानून बनाते हैं उसे समवर्ती सूची कहते हैं। और इस सूची का मुख्य विषय है शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, विवाह एवं तलाक, बिजली इत्यादि। ये सारे इसका मुख्य विषय हो गया। मुद्रा को विनिमय का माध्यम क्यों कहा जाता है दोस्तों? तो मुद्रा की सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय कर सकते हैं, इसलिए मुद्रा को विनिमय का माध्यम। मुद्रा, अब पैसा से ही किसी को रोकड़ा दोगे तो ही ना कुछ सामान मिलेगा, तो उससे किसी चीज को खरीद या बेच सकते हैं, क्रय या विक्रय कर सकते हैं, इसलिए उसे विनिमय का माध्यम कहा जाता है। विदेशी निवेश से क्या तात्पर्य दोस्तों? बहुत अच्छा सवाल है, देख लो क्या। जब कोई बाहरी देश या कंपनी हमारे देश में आकर निवेश करता है तो उसे बोलते हैं क्या? विदेशी निवेश बोलते हैं। हमारे देश या हमारे देश की कंपनी में निवेश करेगा तो उसे विदेशी निवेश बोलेंगे। असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीकों का उल्लेख करें तो असहयोग आंदोलन में भारतीयों द्वारा अपनाए गए विभिन्न तरीके क्या है? देख लो, सरकार द्वारा दी गई सभी पदवियां लौटा दी गई, सरकारी नौकरियों का त्याग कर दिया गया। सरकार ने जितनी सारी पदवियां दिया था, जितना सारे किसी को मेडल दिया था, सभी को सब लौटा दिया, सभी का सभी लौटा दिया सभी लोगों ने। विद्यार्थी ने स्कूल जाना छोड़ दिया, शिक्षकों ने त्याग पत्र दे दिया, वकीलों ने मुकदमा लड़ना छोड़ दिया, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार कर दिया, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई। पिकेटिंग मतलब सीधा हुड़का जाम कर दिया, बंद कर दिया, किसी को ना अंदर आने देता ना बाहर जाने देता। क्या होता है? विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई, व्यापारियों ने विदेशी व्यापार में पैसा लगाने से इनकार कर दिया, तो इस प्रकार से उसका हुआ था विरोध सरकार का, अंग्रेज सरकार का। ठीक है, असहयोग आंदोलन में। असहयोग मतलब क्या? उसका सहयोग नहीं करेंगे हम। पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? तो दोस्तों पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, देख लो। प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन ऐसे उलझ गया कि उसका ध्यान अपने ही बचाव में लग गया, वह भारत में अपने माल का निर्यात नहीं कर सका, जिस कारण भारत के उद्योग को अपने पनप मिलने का सुअवसर मिल गया। मतलब जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो अब ब्रिटेन अपने आप में ही उलझ गया, खुद को बचाने में लग गया, तो फिर उत्पादन में उतना ध्यान नहीं दिया, और ऐसे में दोस्तों भारत को एक मौका मिल गया अपने कारखानों को आगे बढ़ाने का। इंग्लैंड के सभी कारखाने निर्यात की विभिन्न चीजें बनाने की बजाय सैनिक सामग्री बनाने में लग गई, और इंग्लैंड की जितनी सारी कंपनियां थी सभी सैनिक सामग्री बनाने में लग गई थी, क्योंकि उस वक्त लड़ाई हो रहा था। ठीक है, सबसे पहले लड़ाई को जितना जरूरी है ना, तो उसके लिए सैनिक सामग्री बना रहा था सब कोई। भारतीय उद्योग को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया दोस्तों। जैसे इंग्लैंड से कोई सामान आना बंद हो गया तो भारतीय उद्योग को एक देसी बाजार मिल गया। युद्ध लंबा चला तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी, कपड़े, टेंट और चमड़े जूते, घोड़े व खच्चर, जीन, बहुत सारे अन्य सामान बनाने लगे दोस्तों। जब युद्ध लंबा चलने लगा तो भारतीय कंपनी को भी ऑर्डर मिलने लगा, हाँ तुम भी ये चीज़ बनाओ। नए कारखाने लगाए गए, पुराने कारखाने कई कई पारियों में चलाए जाने लगे, बहुत सारे नए मजदूरों को काम पर रखा गया। इसलिए पहले बीस युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन बढ़ा। ठीक है, क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरत था। ठीक है, एक तो ब्रिटिश सरकार को भी जरूरत था जो सेना में खर्चा, और उस चीज़ का फिर भारतीय लोगों का भी जरूरत था, तो इस प्रकार वहाँ औद्योगिक उत्पादन बढ़ गया था, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन में कोई था ही नहीं ब्रिटिश कंपनी। अगला देखो, नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों में क्या अंतर है? तो नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में निम्नलिखित अंतर है। नवीकरण में देखो क्या है, वे वस्तुएं जिनका निर्माण तथा प्रयोग पुनः किया जा सकता है, अर्थात जिन वस्तुओं की पूर्ति दोबारा आसानी से हो सकती है, उन वस्तुओं को नवीकरण संसाधन कहते हैं। नवीकरण संसाधन सीमित होते हैं, असीमित होते हैं। ठीक है, नवीकरण का जितना यूज करना है करो, जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया। जबकि अनवीकरण संसाधन क्या होता है दोस्तों? वे वस्तुएं जिनका भंडार सीमित होता है, जिनके लागत उपयोग से जिनका लगातार उपयोग से जल्दी समाप्त हो जाएगी, अनवीकरण संसाधन कहलाते हैं। इनके निर्माण में होने में बहुत अधिक समय लगता है। जैसे अनवीकरण संसाधन जो भी है ना, उसको निर्माण में सालों लग जाते हैं। ठीक है, जैसा उदाहरण क्या है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे दोस्तों आप लोगों का क्या है, ये अनवीकरण संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में कैसे उपयोगी होती है? तो दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है दोस्तों। अगर ज्यादा स्पीड आपको लग रहा है स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, तो स्पीड करके देख सकते हो, और अगर लग रहा है स्पीड बोल रहा हूँ तो स्लो करके देख सकते हो, क्योंकि जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। ये सारा चीज पढ़ा चुका हूँ, बस एक रिवीजन वीडियो है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दबाव समूह की गतिविधियां लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज में निम्नलिखित प्रकार से उपयोगी होती है। कैसे? तो दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। ठीक है, दबाव समूह आंदोलनों के माध्यम से जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है। क्या बोल रहा है, क्या करता है? दबाव समूह सरकार को निरंकुश होने से रोकती है। सरकार अगर कोई भी ऐसा नियम ला दिया जिसको लोगों को पसंद नहीं है, दबाव मतलब जो दबाव समूह है, व्यापारी का समूह, उनको पसंद नहीं है, तो वो फिर उन सरकार पर दबाव डाल लेंगे कि आप ये रूल वापस ले लीजिए, ये रूल हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। दबाव समूह सरकार को किसी एक हित में कानून बनाने से रोकते हैं। ठीक है, दबाव समूह क्या करता है कि हाँ चलो भाई, सिर्फ हमारे हित में या फिर एक हित में कानून बनाने से उसको रोकता है। दबाव समूह आंदोलनों के माध्यम से आम जनता सरकार को अपनी समस्याओं से अवगत कराती है और कुछ विशेष वर्ग के दबाव में आने से रोकती है।
ये समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए, दबाव समूह क्या करता है, समाज के विभिन्न समुदायों में संतुलन बनाए रखता है। मेन दबाव समूह को दोस्तों क्या होता है, ये कोई राजनीतिक दल नहीं होता है, ठीक है। दबाव समूह क्या होगा, मान लो व्यापारी एक समूह है, क्या हो, एक दबाव समूह हो गया, क्योंकि उसके खिलाफ अगर कुछ भी हो रहा है, व्यापारी में कुछ ऐसा रूल मोदी जी ला रहे हैं, तो क्या उसका विरोध करेंगे सभी लोग मिलकर, व्यापारियों का जो समूह है, तो उसे ही दबाव समूह बोलते हैं, ठीक है। अगला सवाल हम लोग का देख लीजिए, क्या श्रीलंका के समाज के जातीय बनावट की व्याख्या करें। तो दोस्तों श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी है कोलंबो, याद रखना। श्रीलंका कहाँ है, भारत की जातीय, श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है, इसकी राजधानी कोलंबो है। इसका आकार हरियाणा के बराबर, समझ लो कितना छोटा है। इसकी जनसंख्या भी हरियाणा के बराबर है। इसमें 3 भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, सिंगली 74%, तमिल 18%, ईसाई 7% रहते हैं। तमिल 2 प्रकार की है, एक श्रीलंकाई तमिल और एक भारतीय तमिल। जो तमिल श्रीलंका में पैदा हुए उन्हें श्रीलंकाई तमिल बोलते हैं, और जो भारत से जाकर जो भारत में पैदा हुए श्रीलंका में जाकर बस गए हैं उन्हें भारतीय तमिल कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रियंका की जातीय बनावट नहीं, ये श्रीलंका की जातीय बनावट जटिल है, ठीक। अगला सवाल है, ऋण की शर्तों का उल्लेख करें। दोस्तों ऋण की निम्नलिखित शर्त होता है, क्या क्या देख लो। ऋण लेने वालों को बैंकों में अपनी आय का प्रमाण पत्र देना पड़ता है कि हाँ तुम कितने कमा रहे हो, सरकार को दिखाना पड़ेगा। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में कुछ जमा करना पड़ता है, ठीक है। सिक्योरिटी के रूप में बैंक में आपको कुछ जमा करना पड़ेगा, हो सकता है आपका दलील ही क्यों ना जमा करना पड़े, आपका सर्टिफिकेट जमा करना पड़े, या फिर कुछ भी जमा करना पड़े। ऋण लेने के लिए गारंटर का होना आवश्यक है, ठीक है। गारंटर भी होना चाहिए आपका कि हाँ ये इस आदमी को मैं पहचानता हूँ, ये सही आदमी है। और दोस्तों गारंटर होना बहुत बड़ी बात है। मान लो अगर आप गारंटर हुए और वो ऋण नहीं चुकाता है तो आपको चुकाना पड़ेगा एट लास्ट, समझ रहे हो। तो गारंटर होइएगा सोच समझ कर, वैसे आप लोग अभी एज ही नहीं हुआ है। विश्व व्यापार संगठन के किन्हीं 3 उद्देश्यों को लिखिए। तो एक हो गया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, ये पहले बहुत बार कराए हम सारा सवाल। उसके बाद है आप लोगों का वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन एवं व्यापार का प्रसार करना, फिर पर्यावरण एवं संरक्षण का सुरक्षा करना, कई बार पढ़ाया है। अब दोस्तों आप लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, तो चलिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को फटाफट से हम लोग देख लेते हैं क्या क्या सवाल है आप लोग का। देख सकते हैं 15वीं सदी के यूरोप में कुछ लोगों को ऐसा क्यों लगता था कि मुद्रण संस्कृति निरंकुशवाद का अंत और ज्ञानोदय होगा। तो देखिए 18वीं सदी के यूरोप में निम्नलिखित कारणों से कुछ लोगों को यह लगने लगा था कि मुद्रण संस्कृति से निरंकुशवाद का अंत हो जाएगा और ज्ञानोदय होगा। क्यों लगने लगा था, देखो 18वीं सदी के मध्य तक यह आम विश्वास बन चुका था, किताबों के द्वारा ही प्रगति व ज्ञानोदय होता है। मतलब सभी लोग जान चुके थे कि हाँ किताब पढ़ेंगे तो नॉलेज होगा, तो ज्ञान बढ़ेगा और हम लोग आगे बढ़ेंगे। लोगों की सोच के पीछे निम्नलिखित कारण थे, क्या कि पुस्तकों के अधिक छपने तथा सस्ती होने के कारण हर समाज के हर वर्ग तक पुस्तक पहुंचने लगी थी, जिसके कारण सभी लोग पढ़ रहे थे, लोगों में ज्ञान हो रहा था। बाजार में नए नए विषय की पुस्तकें आने लगी थी, जिससे लोगों की पुस्तकों में रुचि बढ़ने लगी थी, समझ रहे हो। तो सभी पुस्तक पढ़ रहे थे, सभी को ज्ञान मिल रहा था। पुस्तकों में राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। पुस्तकों में क्या राजशाही और चर्च की आलोचना की जाने लगी थी। यूरोप के ज्यादातर हिस्सों में साक्षरता बढ़ती जा रही थी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर पुस्तक अब प्रिंट हो रहा था ज़्यादा। यूरोपीय देश में साक्षरता और स्कूलों के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगी। क्या हो रहा है, जैसे यूरोपीय देशों में साक्षरता और स्कूल के प्रसार के साथ लोगों में जैसे पढ़ने का जुनून पैदा हो गया, लोगों को किताबें चाहिए थी, और इसके लिए दोस्तों क्या हुआ, मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा किताबें छापने लगे, समझ रहे हो। लोग किताब चाह रहे थे तो मुद्रक ज़्यादा से ज़्यादा छापने लगे। मुद्रण संस्कृति के आगमन के बाद आम लोग भी वैज्ञानिक तथा दार्शनिकों का विचार अधिक रखने लगे। अब क्यों उतना ज्ञानी क्यों हो रहे थे, क्योंकि किताब पढ़े, तो आपको पता है किताब में सारा ज्ञान है, तो किताब पढ़ के नॉलेज ले रहे थे, ठीक है। तो अपने साथ जो भी वो चीज़ हो रहा था उस पर वो जागरूक हो रहे थे अपने ये किताबों के नॉलेज से। अगला सवाल, लोकतंत्र किन परिस्थितियों में सामाजिक विविधता को संभालता है, उनके बीच सामंजस्य बैठाता है। देखो विश्व भर में कोई एक ऐसा देश नहीं जहाँ धर्म, जाति, भाषा या आर्थिक स्थिति के आधार पर कोई भेदभाव ना होता हो। हर एक देश में दोस्तों कुछ ना कुछ भेदभाव होता है, कहीं जाति का है, कहीं धर्म का है, कहीं भाषा का है, कहीं आर्थिक स्थिति का है, लेकिन भारत में तो ये सभी है, समझ रहे हो। परंतु यह केवल भारत में ही संभव है कि हर प्रकार की विविधताओं और भिन्नताओं के आपसी सामंजस्य बैठाया जा सकता है। लोकतंत्र में सभी को समान अधिकार है, इसमें अमीर और गरीब वोट का समान मूल्य है, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। ऐसा थोड़ी कि हाँ अमीर है तो उसका वोट का मूल्य 1000 रुपया है, गरीब है तो 100 रुपया है वोट का मूल्य, बिल्कुल नहीं। वोट अमूल्य चीज़ है, उसमें का कोई मूल्य नहीं होता है। लोकतंत्र में पुरुष व महिलाओं को बराबर अधिकार प्रदान किए गए हैं, पुरुषों को समान, महिलाओं को भी अपना व्यवसाय चुनने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में अल्पसंख्यकों और बहुसंख्यकों का समान महत्व है, दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं का आदर और सम्मान करते हैं। बस मेन पॉइंट याद रखना, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब पहले पढ़े हो, आज का रिवीजन वीडियो अच्छा है, देख लो। सामाजिक समूहों और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि टकरावों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता। जो सामाजिक समूह होगा, ठीक है, उनके बीच जो टकराव होता है उसको पूरी तरह से कम नहीं कर सकते, समाप्त नहीं कर सकते, परंतु लोकतंत्र के माध्यम से सभी में सामंजस्य स्थापित किया जा सकता है। लोकतंत्र ही वो माध्यम दोस्तों जिसके द्वारा सभी में सामंजस्य बिठाया जा सकता है। लोकतंत्र ही यह संभव बनाता है कि किसी भी जाति के लोग, किसी भी धर्म के लोग बसों और रेलगाड़ी में इकट्ठा सफर कर सकते हैं, और होटलों में या किसी भी स्थान पर रुकने में कोई पाबंदी नहीं है, ठीक है। आप लोग देखे होंगे कि लोकतंत्र ये सही है कि अलग अलग धर्म, जाति, भाषा के लोग बसों में सफर करते हैं, होटल में साथ में रहते हैं, ये सारा चीज़ है।
अगला सवाल, एक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की भूमिका की विवेचना करें। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की विवेचना क्या नहीं है भाई, मुद्रा हर एक जगह चाहिए। तो क्या है, एक मुद्रा आवश्यकताओं की दोहरे संयोग की समस्या को आसानी से सुलझाती है। दोहरा संयोग जो होता है, वस्तु विनिमय जो होता है, ठीक है, उसको सुलझाते हुए नहीं चाहिए। अब मुद्रा वस्तु विनिमय की समस्या को दूर करती है, सही बात है। मुद्रा लेन देन को सुविधाजनक बनाती है। मुद्रा की सहायता से हम किसी वस्तु को खरीद या बेच सकते हैं। मुद्रा के द्वारा व्यापारिक क्रिया सफलतापूर्वक की जाती है। मुद्रा की सहायता से एक स्थान से वस्तुओं को खरीद करके दूसरे स्थान पर बेचा जाता है। समझ रहे हो, मुद्रा मतलब एक स्थान पर खरीदा, दूसरे स्थान पर जाके उसको बेच दिया, ठीक है। बजट निर्माण में भी मुद्रा की अहम भूमिका होती है। कोई बजट कितना बड़ा है, मुद्रा के आधार पर ही उसे मापा जाता है। सारा चीज मैंने आपको समझाया था, बस अभी देख लो एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की राष्ट्रीय आय की गणना मुद्रा में ही की जाती है कि यहाँ कितना राष्ट्रीय आय है देश का, जो देश के निवासियों का जीवन स्तर को दर्शाती है, यानी कि जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को दिखाती है। इस प्रकार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की बहुत ही अहम भूमिका होती है। मुद्रा पैसा का कितना भूमिका होता है अब लिख देना, आपको तो हमसे बेहतर पता होगा पैसा का क्या क्या यूज होता है। जल दुर्लभता क्या है, जल संरक्षण कैसे किया जाता है, बताइए। तो हम जानते हैं कि जल एक ऐसा संसाधन जो कभी समाप्त नहीं होगा, परंतु जल के असमान वितरण, अर्थात कहीं पर जल अधिक है तो कहीं पर कम, जल की अत्यधिक मांग एवं जल के गलत उपयोग के कारण जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है तथा जल की कमी हो रही है। समझ रहे हो, तो जल की कमी की समस्या को जल दुर्लभता कहते हैं। जल की कमी की समस्या जो होता है दोस्तों, इसे जल दुर्लभता बोलते हैं। समझ गए। अगला सवाल है दोस्तों, उसी में है जल संरक्षण के उपाय। देख लो क्या क्या कराए हैं हम लोग। है आप लोगों को सबसे पहले वर्षा जल का संरक्षण करके, अधिक से अधिक पेड़ ला करके, नदियों पर डैम बना करके, मतलब नदी में डैम बना दोगे तो पानी रुका रह जाएगा। जल को प्रदूषण से बचा करके, खेतों में सिंचाई के लिए नई तकनीक अपनाकर, पेड़ पौधों की कटाई को रोक लगा करके, और बिना मतलब के नल को खुला न छोड़ करके, तो नल आज से खुला छोड़ना बंद कर दो। अगला सवाल है दोस्तों जो कि अंतिम है, मानचित्र में प्रदर्शित खनिज उत्पादक केंद्र एवं पत्तन के नाम का मिलान करें। हजारीबाग, अजमेर, लोहार क्षेत्र, विशाखापट्टनम और मंगलुरु। तो देख लो यहाँ पर नाम क्या क्या दिया हुआ है, ये सब नाम है। अजमेर जो कि आपको राजस्थान में मैंने लिख दिया है, हजारीबाग झारखंड में है, लोहार उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये दोस्तों आप लोगों को सारा हम पहले से बता चुके हैं ठीक से, कहाँ पर कौन सा चीज होता है। सबसे पहले अजमेर देखेंगे तो अजमेर दोस्तों आप लोग सबसे बड़ा सा राज्य होता है इधर में, तो ये आपका अजमेर, यहाँ डैश देकर दिखा देना, एक नंबर में अजमेर है। उसके बाद दूसरा क्या है, हजारीबाग। हजारीबाग आपको पता है झारखंड में होने वाला है, झारखंड में है, तो यहाँ पे झारखंड है, हम लोग आइए पहले तो यहाँ से झारखंड दिखा देना इसे, हजारीबाग। अगला सवाल हम लोग का है, लौह अयस्क क्षेत्र, ये हो दोस्तों उड़ीसा में। उड़ीसा आपका कहाँ है देख लो, तो जस्ट झारखंड के नीचे से उड़ीसा रहती है, यहाँ पर ये आपका उड़ीसा है, ये आपका हो जाएगा लौह अयस्क क्षेत्र। और अगला सवाल हम लोग का विशाखापट्टनम यानी कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश दोस्तों ये वाला आपका है, तो यहाँ पर दिखा देना विशाखापट्टनम को डैश देके, ठीक है। और अगला सवाल है दोस्तों हम लोग का देख लीजिए क्या, अंतिम मंगलुरु जो कि आपका कर्नाटक में। तो कर्नाटक कहाँ पड़ता है, जी हाँ महाराष्ट्र के नीचे, तो यहाँ आपका हो जाएगा मंगलुरु, ठीक है। सारे सवाल इंपॉर्टेंट है, देख लो अच्छे से। और मैप में दोस्तों कुछ भी सवाल आ सकता है, अगर मैप वाला ना बने देखो आपका इसमें टोटल 5 सवाल रहेगा, 5 नंबर वाला ना टोटल 5 रहेगा। अगर मैथ बाई चांस नहीं बन रहा है ना तो मैप को मत बनाना, बाकी 3 बना लेना, सब्जेक्टिव बना। हाँ लेकिन मैथ बनाओगे तो फुल नंबर मिलेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों मेरे दोस्तों ढेर सारे एग्जाम बहुत बढ़ जाए, ये दोस्तों पूरा रिवीजन वीडियो कंप्लीट कर। लव यू ऑल, थैंक यू। कितना ही फ्रेंड्स जल्द मिलेंगे, तो जय हिंद, वंदे मातरम।